वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 15 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रयास 2 के बारे में। ये आपके प्रीलिम्स 2022 को टारगेट करते हुए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं और 4 CSAT के, 5 टेस्ट करंट अफेयर्स के। इसका एक डबल टारगेट होता है जहां पे आपके कन्वेंशनल और करंट दोनों ही पार्ट को कवर करने की कोशिश की जाती है। एंड फॉर दैट पर्पस टू आपको 15 सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं। ये आपकी टेस्ट सीरीज 14 फरवरी से शुरू हो रही है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा dpp.unias.in पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए 7007931912 पे, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info@unias.com पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने वाली एक स्कीम के बारे में है। गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में एक अम्ब्रेला स्कीम को अप्रूव कर दिया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस के लिए ये स्कीम है जो अब 2021-22 से लेकर 25-26 तक के लिए अप्रूव कर दी गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 1969-70 से ही चलाई जा रही है, लेकिन पुलिस फोर्सेस अभी तक आई विल से ऑप्टिमम लेवल पे मॉडर्नाइज नहीं हो पाई है। तो इस स्कीम में कुछ दिक्कतें तो ज़रूर से हैं। इसके माध्यम से जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें डेफिशिएंसीज, कमियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है तो पुलिस फोर्सेस उसे हैंडल नहीं कर पाते। उन्हें आर्मी या फिर CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की मदद लेनी पड़ती है। सरकार नहीं चाहती कि ऐसी ज़रूरत पड़े। पुलिस फोर्सेस अपने आप में इतने मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथफुल हों कि वो इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकें और इन सेंट्रल फोर्सेस की आवश्यकता ना पड़े। फंडिंग पैटर्न में स्टेट्स को कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए में जो भी स्टेट्स आएंगे उनमें 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% राज्यों को अपना खर्च करना होगा। ऑल्दो जम्मू एंड कश्मीर अभी एक UT बन चुका है। इसके अलावा कैटेगरी बी स्टेट में जो भी स्टेट्स आते हैं वहाँ पे 60% खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी, जबकि 40% राज्यों को वहन करना होगा। इसके माध्यम से कई सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पुलिस को दिया जाना, स्टेट्स को असिस्ट करना कि वो नार्कोटिक्स यानी कि ड्रग्स वगैरह को कंट्रोल कर सकें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और बेटर करना, और फॉरेंसिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसे स्ट्रेंथन करना ताकि इन्वेस्टिगेशन आसान बन जाए। इसके माध्यम से जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें फंड किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर जो UT है उसमें इंसर्जेंसी वाले जो रीजन है या ईस्टर्न स्टेट्स हैं LWE, वहाँ पर भी फंडिंग की जाती है ताकि फोर्सेस अच्छे से इन इश्यूज़ को टैकल कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल EOS 04 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 के बारे में है। इंडिया ने पोलर लॉन्च व्हीकल C-52 यानी कि PSLV C-52 से सक्सेसफुली इंजेक्ट कर दिया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 04 को। इसे सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में रखा गया है 529 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे। अगर किसी भी सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस रखा जाता है तो वो अर्थ के साथ इस तरीके से लाइन होती है कि वो हमेशा अर्थ के उस हिस्से को टारगेट करती रहती है जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती रहे। मतलब ये हमेशा अर्थ को ऑब्जर्व करती रहती है एक्टिवली और उस हिस्से को जहां पर लाइट पड़ती रहे। ये सूर्य का चक्कर 365 दिनों में जैसे अर्थ लगाती है वैसे ही लगाता है। EOS 04 इस सीरीज की चौथी सैटेलाइट है। रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। 1710 kg की है। 10 सालों का इसका टाइम स्पैन है जिसमें ये फंक्शन करेगी। सैटेलाइट हाई क्वालिटी इमेजेस भेजेगी, वेदर कंडीशंस के बारे में जानकारी देगी जो कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर एंड हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है वाटर पैटर्न और फ्लड मैपिंग, इन सब की जानकारी ये दे देगी। अभी हमारे पास कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के बारे में हमें डेटा देती हैं, जैसे कि रिसोर्स सैट, कार्टोसैट, रीसैट 2B सीरीज। इन सभी के कामों को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये तो भेज ही रहे हैं डेटा, अब ये भी भेजेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के नाम EOS से स्टार्ट किए गए कुछ समय पहले, इनफैक्ट 2020 में मैं कहूँगा। इसके पहले अलग अलग नाम होते थे, लेकिन फिर ये हुआ कि EOS रखते हैं, पता चलेगा कि ये अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली सैटेलाइट्स हैं। 2020 में पहली EOS 01 गया। ये ऑर्बिट में अभी है और अपना काम कर रहा है। EOS 02 इसे तैयार किया जा रहा है लॉन्च करने के लिए। ये तैयार पूरा हो नहीं पाया, इसे हम लॉन्च करेंगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV से। उसके पहले ही हमारा EOS 3 तैयार हो गया, तो हमने इसे अगस्त 2021 में लॉन्च कर दिया। ये हुआ कि 2 को बाद में करेंगे, पहले 3 कर देते हैं, लेकिन ये फेल हो गया, ये सही से लॉन्च हो नहीं पाया।
2 अभी पूरी तरीके से लॉन्च हुआ नहीं है, मतलब तैयारी इसकी चल रही है, लेकिन अभी हमने 4 को लॉन्च कर दिया और EOS 4 फंक्शनल हो गया। तो 1 और 4 फंक्शनल हो गया, 2 अभी गया नहीं है और जो 3 है वो अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, कुछ और सैटेलाइट जो EOS 4 के साथ भेजे गए हैं, इसमें एक है InspireSat-1। ये स्टूडेंट्स का सैटेलाइट है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेस तिरुवनंतपुरम के स्टूडेंट्स ने तैयार किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साथ जो US में है उनके साथ मिलकर। ये अपर एटमॉस्फेयर की जानकारी देगा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। दूसरा है INS-2TD। बेसिकली है ये कि इंडिया और भूटान एक ज्वाइंट सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं मार्च 2022 में। अभी ये गया नहीं है, ये उसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था। इसके माध्यम से हम बता रहे हैं कि ऐसे सैटेलाइट भेजेंगे और ये बढ़िया से काम करेगा। इसमें एक थर्मल इमेजिंग कैमरा होगा जो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए काम करेगा। तो ये तो सैटेलाइट बाद में जाएगी, इसको हमने इसकी जो टेक्नोलॉजी है जाने वाली उसे ही इसके जरिए डेमोन्स्ट्रेट किया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ई-रूपी वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में है। RBI ने अभी ई-रूपी वाउचर की लिमिट जो पहले महज 10,000 रुपये हुआ करती थी उसे बढ़ा के 1 लाख कर दिया है। इसके माध्यम से ई-रूपी वाउचर अब मल्टीपल टाइम इस्तेमाल किए जा सकेंगे जब तक कि वो पूरी तरीके से रिडीम ना हो जाए। देखिए, मैं बात कर रहा हूं ए नाम के एक स्टूडेंट की। ए बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पढ़ने में बहुत ही होनहार हैं। ये हायर एजुकेशन अवेल करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास हायर एजुकेशन अवेल करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं कि अगर मुझे स्कॉलरशिप मिल जाती है तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊंगा। लेकिन जब ये स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वहां पर इनसे कहा जाता है कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिए जिसमें सरकार आपको पैसे देगी। पर्सन ये कहते हैं कि मेरे पास तो कभी इतने पैसे रहे ही नहीं कि मैं बैंक अकाउंट में रखूं, तो मेरे पास अकाउंट नंबर नहीं है। तो सरकार इनसे कहती है कि कोई बात नहीं है, हम आपके एंड्रॉयड फोन पर एक QR कोड भेज देंगे, उस QR कोड को आप स्कैन करवा के अपनी स्कॉलरशिप के पैसे ले लीजिएगा। तो पर्सन ये कहते हैं कि मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं रहे कि मैं एंड्रॉयड फ़ोन ले सकूं। फर्दर मैं इंटरनेट यूज़ नहीं करता और ना ही मुझे यूज़ करना आता है। मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे पास एक छोटा सा ऑर्डिनरी सा फ़ोन है जिसमें इंटरनेट नहीं चल सकता और मैं यूज़ भी नहीं करता। तो सरकार कहती है कोई बात नहीं है, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ई-रूपी वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो पर्सन ये कहते हैं क्या मुझे बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी? सरकार कहती है बिल्कुल नहीं। क्या मुझे एंड्रॉइड फोन और इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? सरकार कहती है बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पर्सन ये कहते हैं कि फिर आप हमें स्कॉलरशिप दोगे कैसे? तो सरकार कहती है कोई बात नहीं है, हम आपके मोबाइल पे SMS के जरिए एक नंबर भेजेंगे, काइंड ऑफ कूपन होगा। वैसे इसमें QR कोड का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट SMS का भी इस्तेमाल किया जाता है। उस SMS में एक ई-वाउचर नंबर होगा जो 1 लाख रुपए का सपोज करिए कि होता है। अब आप इस नंबर को लेकर चले जाइए और जहां पर भी आपको स्कॉलरशिप के जरिए फीस जमा करनी है उन्हें दिखा दीजिए। अगर आपकी फीस 1 लाख रुपए है तो वो जैसे ही उस नंबर को एक्सेस करेंगे अपने डिवाइस से, उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंच जाएंगे और वो आपको एडमिशन दे देंगे। सपोज करिए कि आपकी फीस 2 बार में जमा होनी है, 50,000। तो पहली बार आप उन्हें वो कोड दीजिए, वो उसमें से 50,000 ही एक्सेस कर पाएंगे और सेकंड इंस्टॉलमेंट उसी या दूसरा कोड आ सकता है वो आप लेकर जाइए, या उसी कोड में बाकी का जो अमाउंट बचा हुआ है वो दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब आप इंस्टॉलमेंट के तरीके से भी उस नंबर से या उस QR कोड से पैसे दे सकते हैं। तो आपने समझा कि पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। इस पूरे सिस्टम को मैंने एक स्कॉलरशिप के एग्जाम्पल में फिट किया। इसका इस्तेमाल PDS सिस्टम में भी किया जा सकता है, जहां कोई व्यक्ति एक कोड या एक नंबर के जरिए अपने PDS को अवेल कर रहा हो, हेल्थ सर्विसेज अवेल कर रहा हो या कोई और सर्विस अवेल कर रहा हो। अगर आप किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डाल देते हैं तो हो सकता है वो उस पैसे का कोई और इस्तेमाल कर ले। जैसे आप चाहते हैं कि एक व्यक्ति 10 किलो अनाज ले PDS से जाकर, आप उसके लिए उसे पैसे दे देते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस पैसे से जाके कोई और चीज खरीद लेता है। या कुछ लोग लिकर कंजम्पशन करते हैं तो वो शराब पी गए, उसकी दारू पी गए। लेकिन अगर आपने कोड दिया है जिसका इस्तेमाल करके केवल अनाज ही खरीदा जा सकता है तो ऑप्शन बढ़िया है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है ई-रूपी वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम का। उम्मीद इतना आपने समझ लिया है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, मैं बता देता हूँ। इसके लिए हमें ना तो कोई कार्ड चाहिए, ना कोई डिजिटल पेमेंट ऐप चाहिए और ना ही इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम चाहिए, इवन बैंक अकाउंट भी नहीं चाहिए। बेसिक फोन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर इंटरनेट ना हो। ये प्रीपेड नेचर में होता है, मतलब वो QR कोड या वो नंबर जो आपको मोबाइल पे भेजा गया है उसमें पैसे ऑलरेडी सरकार डाल चुकी होती है। ऐसा नहीं कि वो एक्सेस करेंगे बाद में पैसे मिलेंगे, इसीलिए किसी को दिक्कत नहीं होगी। कोई इंटरमीडिएट नहीं है, आप जाके नंबर दीजिए, वो आपका पैसा उसमें से लेके आपको जो भी सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए वो एक्सेस दे देंगे। तो बढ़िया है ना सिस्टम, आप जान भी गए। अभी पहले इसकी लिमिट 10,000 की थी, अभी 1 लाख कर दिया है, तो बढ़िया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तिलका मांझी जी के बारे में है। कई सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होती ही नहीं है।
एंड आई थिंक कि तिलका मांझी उनमें से एक होंगे जिनके बारे में भी आपने इसके पहले ना सुना हो या बहुत बेसिक जानकारी आपको हो। 272nd बर्थ एनिवर्सरी रही अभी हाल ही में, तो उन्हें याद किया गया। तिलका मांझी, इन्होंने संथाल हुल को 1784 तक लीड किया। संथाल हुल का मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट है, जो एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के खिलाफ था। 1770 में संथाल रीजन में सीवियर फेमाइन आया, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, लोग परेशान थे। तिलका मांझी जी ने ब्रिटिशर्स के ट्रेजरी को लूट लिया और जो भी लोग गरीब थे, जरूरतमंद थे, उनमें वो पैसा बांट दिया। इससे लोगों के पास कुछ खाने को हो गया। इससे तिलका के साथ कई सारे और लोग मिल गए। उन्होंने तिलका जी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और एक काइंड ऑफ रेबेलियन स्टार्ट हुआ। उन्होंने संथाल हुल की शुरुआत की, ब्रिटिशर्स और उनके अलाइज के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी। 1771 से 1784 तक उनका यह स्ट्रगल चला और तिलका मांझी जी ने कभी भी सरेंडर नहीं किया। तिलका मांझी जी ने ऑगस्टस क्लीवलैंड के ऊपर भी अटैक किया, जो कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर था, और उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। इसके बाद अंग्रेज बहुत ही ज्यादा चिढ़ गए और उन्होंने मैसिव फोर्सेस का इस्तेमाल किया। तिरापुर फॉरेस्ट का पूरा एरिया घेर लिया तिलका मांझी जी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। फाइनली 1784 में ब्रिटिशर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कलेक्टर के रेसिडेंस जो भागलपुर में था वहां तक घोड़े से बांधकर घसीट कर ले जाया गया। वो खून से लथपथ हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने उन्हें एक बरगद के पेड़ से फांसी से लटका दिया और इस प्रकार वो शहीद हो गए। लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा देश की आज़ादी में, उसे हमें याद ज़रूर रखना चाहिए। एग्जाम में आ सकता है, आप इस बात को इस आधार पर भी याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मॉडिफाइड एलिफेंट के बारे में है। ये कोई हाथी की प्रजाति नहीं है, ये इंडिया की एक हैकिंग ग्रुप है। इंडिया का एक हैकिंग ग्रुप है मॉडिफाइड एलिफेंट। मॉडिफाइड एलिफेंट के बारे में अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म जिसका नाम सेंटिनल-1 है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी। ये रिपोर्ट काफी कंट्रोवर्शियल है, जिसमें ऐसा कहा गया कि ये हैकिंग ग्रुप कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो इंडियन जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, एकेडमिक्स और लॉयर्स को फंसा देता है। कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी एक्शन में इन्वॉल्व हैं, उन्हें यह ग्रुप किसी प्रकार से फंसा देगा। लाइक कोई जर्नलिस्ट है, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है जो लगातार गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा है, तो उनके डिवाइस में ये कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट डाल देंगे जिससे ये पता चल जाए कि वो देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। उसके बाद सरकार उस व्यक्ति को पकड़ के उठा के जेल में डाल देगी। जैसे एक मामला आया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक होने का, उसमें व्यक्ति के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स पाए गए जो इस बात को प्रूव करते थे। बाद में पता चला कि वो डॉक्यूमेंट सही नहीं थे। ऐसा कई और बार देखा जाता है। सपोज करिए एक पर्सन ए है, वो गवर्नमेंट को बहुत ओवर क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनके डिवाइस में, उनके लैपटॉप में, मोबाइल में एक डॉक्यूमेंट डाल दिया जाएगा जिसमें ऐसा होगा कि वो कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। अब उसको डालने का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि आपके पास एक मेल आएगा जो किसी क्रेडिबल सोर्स से आए। लाइक अमेजॉन से आपके पास कोई मेल आ गया, आपने उसे खोला कि कोई ऑफर है क्या, और आपकी डिवाइस में मालवेयर आ गया, उससे एक डॉक्यूमेंट आ गया आपके डिवाइस में, फिर सरकार की तरफ से आपके ऊपर आरोप लगाया गया और उस डिवाइस को एक्सेस करके, उस डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक करके आपको जेल के अंदर डाल दिया गया। तो ये जो सेंटिनल-1 है, उन्होंने यही आरोप लगाया है कि जो हैकिंग ग्रुप है मॉडिफाइड एलिफेंट, ये ऐसे लोगों के खिलाफ मैलिशियस एविडेंसेस क्रिएट करके उन्हें फंसा देता है और उन्हें टारगेट करता है। कहते हैं भीमा कोरेगांव केस जो 2018 का था, उसमें जिन एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया था, उनके खिलाफ भी एविडेंसेस को मॉडिफाई कर दिया गया था इस हैकिंग ग्रुप के द्वारा, और बाद में उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये काफी सीरियस केस है एविडेंस टैंपरिंग का जो देखा जा रहा है। तो मतलब समझिए कि खेल कहां तक चलता है। जो रिपोर्ट है मॉडिफाइड एलिफेंट ऑपरेटर्स के बारे में, वो यही है कि वो स्फीयर फिशिंग ईमेल्स के माध्यम से, वही ईमेल जो किसी क्रेडिबल सोर्स से आ रहा है, वो डिवाइस में इम्प्लांट करके कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा एविडेंस डाल देंगे जो आपको फंसाने के लिए काफी हो। ईमेल्स को सेंड करके उन्हें टारगेट करना और डिफरेंट काइंड ऑफ मालवेयर्स का इस्तेमाल करना, ये पूरा जो ग्रुप है, हैकिंग ग्रुप, वो करता रहा है। तो इस आर्टिकल के बारे में बेसिक बातें रही। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में है। सीसीपीए ने अभी डायरेक्ट किया है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके को, जो कि एक कंपनी है, कई सारे प्रोडक्ट बनाती है हेल्थ केयर के। जो उनका प्रोडक्ट है सेंसोडाइन, जिसके टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह भी आते हैं, उन्होंने कहा कि आप उसका हर प्रकार का एडवर्टीजमेंट बंद करिए। अब भला ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, इंडिया में एक कानून है रिवाइज्ड डेंटिस्ट कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 2014, जिसके तहत कोई भी डेंटिस्ट किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स नहीं कर सकता, प्रमोट नहीं कर सकता। तो इंडिया के डेंटिस्ट तो किसी भी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर नहीं सकते, लेकिन ये सेंसोडाइन वाले बड़े कलाकार हैं,
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बाहर से डेंटिस्ट लेकर आएंगे। तो ये चूंकि एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो जर्मन, स्पेनिश या यूएस जो डेंटिस्ट हैं उनको एडवर्टीजमेंट में शामिल करके अपने प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे थे। तो ये कहा गया कि आप इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। अगर इंडिया के डेंटिस्ट बैन है तो किसी भी देश का डेंटिस्ट बैन है। आप इन एडवर्टीजमेंट में इन लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज जब कोई बात डेंटिस्ट कह रहा है तो लोगों को भरोसा हो जाता है, कहेंगे कि विद इन 60 सेकंड आपके दांतों में जो सेंसेशन है वो सेंसोडाइन से खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा बहुत बढ़िया बात है, कोई डेंटिस्ट कह रहा है, चलो ले लेते हैं। लेकिन इंडिया में ये बैन है, तो इसी आधार पर इसे रोका गया। बात करते हैं CCPA के बारे में। सेक्शन 10 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 का, उसके तहत इसे बनाया गया है। ये कंज्यूमर्स के राइट को इंश्योर करने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए बनाया गया। और जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे मामला मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का है, जो लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हो उसे रोकता है। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में इनका एक ऑफिस है, बाकी रीजनल ऑफिसेस भी हो सकते हैं। प्रमोट, प्रोटेक्ट और इन्फोर्स करते हैं कंज्यूमर राइट्स को। इनके पास इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है। अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज को ये रोकते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को रोकते हैं। और अगर कोई मैन्युफैक्चरर, इंडोर्सर, पब्लिशर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है तो उनके खिलाफ पेनल्टी भी लगाते हैं। कॉम्पोजिशन ये होता है कि एक चीफ कमिश्नर होते हैं जो कि हेड होते हैं, और 2 अदर कमिश्नर होते हैं, जिनमें एक कमिश्नर का काम होता है गुड्स के इश्यूज को देखना और दूसरे सर्विसेज के इश्यूज को देखते हैं। CCPA की एक इन्वेस्टिगेटिंग विंग भी होती है जो डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। ये इनका काम इन्वेस्टिगेशन का है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी अधिकार होता है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डॉक्सिंग के बारे में है। मेटा, जो फेसबुक का भी नाम बदला गया है, उनका एक ओवरसाइट बोर्ड है। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कहा है कि आप स्ट्रिक्ट डॉक्सिंग रूल्स बनाइए, जिसके माध्यम से किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्प्रेड होने से रोका जा सके। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका अकाउंट भी आप सस्पेंड करिए टेम्पररी। तो डॉक्सिंग क्या होती है? डॉक्सिंग का बहुत ही सिंपल सा मतलब यह है कि कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अवेल कर ले, जिसमें आपका ओरिजिनल अकाउंट नंबर हो सकता है, मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंट नंबर हो सकता है, आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, और उसे पब्लिक कर दे। अब उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सकता है, आपको हैरेस करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डॉक्सिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई व्यक्ति आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सोशल अकाउंट पे पब्लिक कर देता है, जिसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स उसे रोकने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी भी अन्य व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिश या एनालाइज कर दिया जाता है इंटरनेट पे, और फिर उस व्यक्ति को हैरास या साइबर अटैक में शामिल किया जा सकता है, हैरासमेंट में। तो डॉक्सिंग का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को शर्मिंदा करने के लिए, पनिश करने के लिए किया जाता है, जो हो सकता है खुद को एनोनिमस रखना चाहता हो। इससे व्यक्ति को इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, उसकी जॉब जा सकती है, और उसको फिजिकल हार्म या डेथ भी हो सकती है। अगर उसकी कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही, वो पब्लिक हो गई, तो लोगों से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सोलोमन आइलैंड के बारे में है। यूएसए ने कहा कि वो सोलोमन आइलैंड में अपनी एम्बेसी खोलेंगे, ताकि जो चाइना का प्रभाव है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में या ओशिनिया के रीजन में, उसे कम किया जा सके। सोलोमन आइलैंड मेलिनेशिया का एक देश है, जो कि सब रीजन है ओशिनिया का। ये पापुआ न्यू गिनी के आपको ईस्ट में मिलेगा। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा ओशिनिया का रीजन है, और ये है सोलोमन आइलैंड। इसकी कैपिटल है होनियारा, जो कि इसका जो एक आइलैंड है गुआडल कनाल, वहां पे सिचुएटेड है। यहाँ पे मेलिनेशियन लोग 30,000 सालों से रह रहे हैं। ये वोल्केनिक आइलैंड्स की 2 चेन से मिलकर बना है। ऐसे ऐसे 2 चेन्स हैं, आपको यहाँ पे मैप में दिख भी रहा होगा, ठीक है। आइलैंड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहाँ पे वो ब्रिटिश मोनार्क को ही अपना मोनार्क मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटेन के अंडर में काम करते हैं। उनके पास हेड ऑफ द स्टेट के रूप में एक गवर्नर जनरल होते हैं, जो वहाँ के यूनिकैमरल नेशनल पार्लियामेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो आइए रिविजन करते हैं। मॉडिफाइड एलिफेंट इंटरनेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन मेजर्स हैं, गलत है। ये एक हैकिंग ग्रुप है। इंस्पायर्ड सैट-1 ये अपर एटमॉस्फेयर के डायनामिक्स को स्टडी करता है, दैट्स ट्रू, या करेगा। यूरोपीय वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इसमें अकाउंट नंबर चाहिए होता है, गलत है, नहीं चाहिए होता है। तिलका मांझी ये फेमस संथाल हुल को लीड करते हैं 1784 तक ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के खिलाफ, दैट्स ट्रू। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। पीडीएफ मिल जाएगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन जरूर करिएगा। इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।